चलो, आवाज नहीं। क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल ऑफ गुड इवनिंग। लास्ट पॉइंट बताओ, कहाँ तक पढ़ा? अच्छा सुनो, हमीरदेव चौहान हमने स्टार्ट किया था, यही पॉइंट है। चलो अच्छे से देखना हमीरदेव चौहान के बारे में और अच्छे से समझना। अब तक जो हमारी लास्ट क्लास हुई है, उस लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा वो एक बार बता देता हूं। लास्ट क्लास के अंदर हमने रणथंबोर के चौहान हमीरदेव चौहान के बारे में पढ़ा था, और हमीरदेव चौहान के बारे में हमने ये जाना था सामान्य परिचय। एक तो सामान्य परिचय में सबकी नजर कॉपी में होगी, देखिए अच्छे से, और आप बताओगे उनके पिता का नाम क्या था। ठीक है। माता का नाम, ठीक है। राज्य अभिषेक कब, ठीक है। इनके गुरु का नाम राघव देव, ठीक है। दरबारी विद्वान कौन सा? द्वितीय, ठीक है। रानी कौन थी? कौन सी दे? पुत्री का नाम, हाँ। आगे सुनो, सेनापतियों के जोड़े कितने थे? फर्स्ट भीम सिंह और दूसरा रणमल और, बहुत बढ़िया। ये हमने पढ़ा था सामान्य जानकारी में। दूसरा पॉइंट उसके बाद हमने लिया था, इनके पिता जो थे जेत्र सिंह, और जेत्र सिंह ने जो शासन किया था रणथंबोर के अंदर, वो कितने वर्षों तक किया था? तो अपने पिता के शासन काल को यादगार बनाने के लिए उन्होंने रणथंबोर के अंदर 32 खंभों की क्या बनवाई, और उसी 32 खंभों की छतरी में बैठकर हमीरदेव चौहान आम जनता की समस्याओं को सुनते और उनका क्या करते? न्याय करते। इसलिए इस 32 खंभों की छतरी का नाम पड़ गया न्याय की छतरी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और तीसरा नाम तो जेत्र सिंह की छतरी किसने बनाई? हमीरदेव चौहान, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट मैंने बताया था कि इन्होंने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े, जिसमें कितने में विजय रहे? 16 में विजय रहे। कंप्लीट ना? अब कुछ इन्होंने प्रारंभिक युद्ध अभियान भी किए थे। आपको जो प्रारंभिक युद्ध अभियानों में याद रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो 2 अभियान ध्यान रखने हैं। एक तो मालवा के परमार शासक भोज को पराजित किया, किसको? और दूसरा मेवाड़ के राजा थे रावल समर सिंह। कौन से सिंह? जो रतन सिंह के पिता थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय पढ़ते हो ना रावल रतन सिंह। तो रावल रतन सिंह जी के जो पिता थे समर सिंह जी, उनको पराजित किया कौन से देव ने? हमीर देव ने। कंप्लीट ना? सर आपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधियां नहीं लिखाई क्या? तो लिख लो फटाक से। 2 उपाधियां थी उनकी। एक लिखोगे दल पुंगल। कौन सा पुंगल? दल पुंगल। और दूसरी कौन सा पिथोरा? राय पिथोरा। आवाज नहीं, लिखो फटाक से। दल पुंगल और राय पिथोरा। फटाक से लिख लीजिए। अब ये तो चलो पृथ्वीराज चौहान की उपाधियां हो गई। उसके बाद हमीरदेव चौहान के लिखोगे प्रारंभिक युद्ध अभियान, और प्रारंभिक युद्ध अभियान में सिर्फ आप 2 ही युद्ध अभियान लिखोगे, और उनमें लिखोगे फर्स्ट मालवा के कौन से शासक? परमार शासक। किसको?
भोज को पराजित, भोज को पराजित। दूसरा लिखोगे मेवाड़ के रावल समर सिंह को पराजित। फटाक से लिख लीजिए। ये चीज हो गई, ये प्रारंभिक युद्ध अभियान हो गए। दल पुंगल का क्या मीन है? अगर मीन लिखना चाहते हो तो दल पुंगल का मीन है विश्व विजेता। कौन से विजेता? विश्व विजेता। किसी ने नहीं कहा, दल पुंगल का मतलब है, अर्थ है। और राय पिथोरा का मतलब यह है कि युद्ध के अंदर पीठ ना दिखाने वाला। अगर लिखना चाहते हो तो, वरना सीधा ही आप ध्यान रखो बस। फटाक से लिख लीजिए प्रारंभिक युद्ध अभियान। ये लिखने के बाद नीचे नोट लगाकर लिखोगे हमीर देव चौहान के समकालीन, हमीर देव चौहान के समकालीन दिल्ली का शासक जलालुद्दीन खिलजी था। बोलो कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। लिखिए फटाक से। जलालुद्दीन खिलजी था। आज यही से पढ़ लो गिरिराज, फिर पिछला वाला टाइम जैसे जैसे मिले पिछला वाला भी कवर अप कर लेना। सर ये उपाधि याद रखना, दल पुंगल उपाधि ग्रहण की थी और इसका मतलब था विश्व विजेता। कंप्लीट ना सिर्फ ग्रहण की थी। जैसे राजाओं के काम होते हैं ना, वैसे ही उनको उस नाम से जाना जाता है। जैसे आप टीवियों के अंदर मूवीज देखते हो राजा महाराजाओं की, तो राजा जब दरबार में उपस्थित होता है तब एक वो लट लेकर खड़ा रहता है द्वारपाल, और वो कहता है परम भट्टारक महाराजा धीराज महाराज परमेश्वर श्री पधार रहे हैं। देखते हो ना? तो अब वो जो उपाधियां उसने जो नाम बोले, वो राजा जैसा काम करता था तो उनके दरबार में कुछ विद्वान बैठे रहते थे। वो विद्वान उस राजा के काम के अनुसार उनको कहता कि आप इसकी उपाधि ग्रहण करो। कंप्लीट ना? तो इस बात को ध्यान रखना। अब लिख लिया ये, हेडिंग डालो हमीर देव। कौन सा देव? हमीर देव जलालुद्दीन संघर्ष। हमीर देव जलालुद्दीन संघर्ष। अब समझो अच्छे से, ये हेडिंग डालकर रुक जाओ और देखिए अच्छे से समझिए, क्योंकि सब कुछ समकालीन का मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब होता है जिस समय हमीर देव राजा थे उसी समय, हमीर देव के समय दिल्ली में शासक था कौन? जलालुद्दीन खिलजी। सर अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? याद रखना, ये सवाल है ना पूछने से पहले देखो हम रणथंबोर पढ़ रहे हैं और हमने पहले ही पढ़ लिया है अजमेर के, तो अजमेर वाली जाकर क्लास देखो, वहां पर अच्छे से छपाया हुआ है। कंप्लीट ना? अब देखिए अच्छे से, हमीर देव जलालुद्दीन संघर्ष समझाना स्टार्ट करें। बोर्ड पर देखो पहले, यह है हमारा कौन सा बोर? रणथंबोर। कौन सा बोर? और हमारे रणथंबोर के राजा है हमीर देव चौहान। अच्छे से देखना। और इनके समय जो दिल्ली के शासक थे
वो थे जलालुद्दीन। बोलो कौन थे? अब सुनो अच्छे से। हमीर देव चौहान ने क्या किया था, जब शासक बने थे तो इन्होंने राजपूताना के अंदर छोटे छोटे क्षेत्रों को जीतते जीतते अपने आसपास के सभी क्षेत्रों को विजित कर लिया था। क्या कर लिया था? सभी क्षेत्रों को विजित कर दिया था। तो राजपूताना में नाम गूंजने लगा कौन से देव का? हमीर देव का। और हमीर देव का जब राजपूताना में डंका बजने लगा तब दिल्ली के अंदर था जलालुद्दीन। इस जलालुद्दीन खिलजी ने कहा कि अगर मैंने टाइम रहते हुए दमन नहीं किया कौन से देव का, तो ये कल मेरे लिए खतरा बन जाएगा। तो जब हमीर देव की शक्तियां बढ़ी, साम्राज्य विस्तार बढ़ा, तब जलालुद्दीन खिलजी ने अभियान किया। बोलो कौन सा अभियान? रणथंबोर अभियान। तो अब रणथंबोर अभियान करेगा तो बताओ जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से चलकर कौन से पुताना में आएगा? कौन से पुताना में? अब सुनना अच्छे से, कहां से आ रहा है? पहले क्या मोबाइल के ठीकरे वगैरह थे क्या? अब आज तो हम क्या करते हैं, हमारा एग्जाम सेंटर आता है तो एग्जाम सेंटर पहले तो उस सिटी में पहुंचते हैं और सिटी में पहुंचने के बाद किसी को पूछने की जरूरत नहीं कि ये सेंटर कहाँ है, सीधा गूगल मैप में जाते हो, स्कूल का नाम डालते हो, वो सीधा ले जाता है। पर पहले ये सिस्टम, पहले जो भी सेना आती थी वो पूछते पूछते रास्ता पूछते पूछते पहुंचती थी। तो अब दिल्ली से आया कौन सा? वो ज्यों ही एंटर हुआ कौन से पुताना में? तो राजपुताना में एंटर हुआ तो बच्चा लोग जलालुद्दीन खिलजी ने राजपुताना की जनता से पूछा कि मुझे रणथंबोर अभियान पर जाना है, रणथंबोर को विजिट करना है, तो आप रणथंबोर की जानकारी मुझे दीजिए कि मैं कैसे जीत सकूं उसको। तब राजपुताना की जनता ने कहा अच्छा रणथंबोर को जीतना है, कहां? तो कहा कौन कौन आए हो? तो कहा मतलब कि नहीं, आपके साथ कौन आए? आपके पापा आए? तो कहा नहीं। कहा दादा के नहीं? के लक्कड़ दादा के नहीं? के फक्कड़ दादा के नहीं? तो कहा ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तब कहा कि अगर रणथंबोर को जीतना है तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां चाहिए होगी, वरना जीत। तो जलालुद्दीन ने कहा यार रणथंबोर में आखिर ऐसा है क्या? तो कहा रणथंबोर में ऐसा कुछ नहीं है, रणथंबोर में बैठा है देवों के देव हमीर देव चौहान, और हमीर देव चौहान की किल्लेबंदी को आज तक कोई भेद नहीं पाया है। तो कहा वो हमीर देव चौहान करता क्या है, ऐसा कौन सी रणनीति अपनाता है? तब उसे जानकारी मिली कि रणथंबोर दुर्ग को अगर तुझे जीतना है तो रणथंबोर दुर्ग है एक ताला। क्या है? क्या है? ताला लॉक है और ताला लगा हुआ है। और अगर तुझे ताला खोलना है, खोलने का मतलब जीतना है, तो पहले तुझे चाबी हासिल करनी पड़ेगी, कुंजी हासिल करनी पड़ेगी। और रणथंबोर दुर्ग की कुंजी है जैन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? तो तू पहले जीत रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कहे जाने वाले कौन से दुर्ग को? जैन दुर्ग को। तो खिलजी ने कहा अच्छा तुम कहोगे मैं कहना मान लूंगा, नहीं मैं रणथंबोर को पहले जीतूंगा। तब जनता ने कहा जा प्रसाद बहुत भयंकर मिलेगी। तो कहा क्यों, रीजन बताओ। देखो खिलजी पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहा था। तो कहा जनता ने कि तुम जाओगे कौन से भोर? रणथंबोर, और रणथंबोर दुर्ग की क्या करोगे? घेराबंदी। और रणथंबोर से कुछ ही दूरी पर स्थित है कौन सा दुर्ग? तो तुम्हारी सेना ने जाकर कौन सी बंदी की? घेराबंदी। और ऊपर से श्रेष्ठ, यदि मैंने पकड़ तो लिया ना, कान खोल के सुन लेना, अपवाद मुझे 1% भी पसंद नहीं है। और अपवाद चाहे साइंस में हो,
चाहे हिस्ट्री में हो। साइंस में अगर अपवाद होते तो उनको खत्म किया जाता है, और हमारी हिस्ट्री में तो अपवादों को गद्दार कहा जाता है, और गद्दारों की सजा मौत है। और यहां पर आएंगे रणमल और रतिपाल, उनके साथ क्या होगा तो आप भी देखते रहे और सावधान रहे, सतर्क रहे और बचते रहे अपवादों से। तो देखो अच्छे से, तो कहा कि तू दुर्ग की कौन सी बंदी करेगा, कौन सी बंदी, और ऊपर सर्वश्रेष्ठ हमीर देव करेंगे किले बंदी। तो याद रखना, दुर्ग के भीतर जो राजा होता था वो दुर्ग की क्या करता था, और बाहर जो दुश्मन सेना होती थी वो करती थी घेराबंदी। ऐसे नहीं कि राजा ने घेराबंदी की और दुश्मनों ने किल्लेबंदी की, पूरा इतिहास का पाप काटोगे। तो सुनो, तो कहा ठीक है मैं घेराबंदी करूंगा, तो कहा ऊपर से खतरनाक वाली किल्लेबंदी करेगा कौन, हमीर देव। जब तेरी सेना घेर कर खड़ी होगी तब जाइन दुर्ग से हमीर देव का सेना नायक आएगा और तेरी घेरी हुई सेना को चारों तरफ से घेर लेगा। फिर ऊपर से हमीर देव बरसाएगा आग के गोले। अब तेरी सेना के पास भागने के अलावा कोई चारा, अब भागेगी तो भागेगी किधर, आगे दुश्मन खड़े हैं, तुम्हारे सबके भोगने काट दिए जाएंगे। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, ये सुनते ही तो मेरी रूह कांप गई, बिल्कुल मैं जीतूंगा जाइन दुर्ग। तो जनता ने कहा कि हमने तो पहले ही कहा था उधर ही मर तो बिल्कुल बच्चा लोग अब सुनो, जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली से आया तो रणथंबोर दुर्ग की कुंजी कौन सा कहा जाता था, इसको विजित किया किसने, बोलो। इस जाइन दुर्ग के अंदर जो बैठा था वो मेरा भाई बैठा था, गुरुदास सैनी। कौन सा सैनी, अरे बोलो कौन सा सैनी रे। आप में से और ऑनलाइन वाले बच्चे काफी कह रहे थे सर जी अपना परिचय दे दो ना। हाँ, क्या दे दो, तो आज गुरुदास सैनी का परिचय दे रहा हूं। ये मेरा भाई था। कौन से दुर्ग का सेना नायक था, किसका सेनापति था, हमीर देव चौहान का। अब जाइन दुर्ग को घेरा कौन से ने, जलालुद्दीन। दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ, धुआंधार और खतर। मारा गया कौन, गुरुदास सैनी, क्योंकि वहां पर मैं नहीं था। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे बोलो आया कि नहीं आया। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये गुरुदास सैनी है और मैं आपके सामने राजवीर सैनी हूं। ये समझने का तरीका, अगर बाय द वे एग्जाम में पूछ ले तो सैनी सैनी याद रखना। हाँ भाई भाई, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया ना। कौन सा दास, और गुरुदास सैनी को पराजित किया किसने। तो अब क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ, क्या हासिल हुआ। एक अपवाद है बीच में जो क्लास को गोपनीयता की भंग करना चाहता है, याद रखना इतना बेइज्जत करके यहां से भेजूंगा कि क्लास में एंट्री नहीं होगी। यहां नहीं, जितनी कितनी भी स्टूडेंट से सबके सामने बेइज्जती होगी तो सबके साथ मिलकर बोलो, आगे पीछे मत बोलो। जो आगे पीछे बोलते हैं ना उनको बेसुरे कहते हैं। कौन से सुरे, और बेसुरी आवाज किसी को भी पसंद नहीं आती, कागले की आवाज होती है। सुनो अच्छे से, कौन सा दास, गुरुदास सैनी था और गुरुदास सैनी पराजित हुआ, जाइन दुर्ग पर अधिकार हो गया किसका। अब क्या मिल गई, तो अब बिल्कुल जीतने में आसानी होगी कौन से भोर को। अब जाइन दुर्ग को जीतकर जलालुद्दीन खिलजी बढ़ा कौन से भोर की तरफ, और रणथंबोर दुर्ग की कौन सी बंदी की, कौन सी बंदी, दुर्ग को घेर कर 1 महीने रखा, 2 महीने रखा, 4 महीने रखा, 5 महीने तक दुर्ग को घेरे रखा, पर हमीर देव की किले बंदी को भेद नहीं पाया।
तब बच्चा लोग 5-6 महीने हो गए, तब दिल्ली से कुछ गुप्तचर आए और सुल्तान को आकर कहा, जलालुद्दीन को कहा, जलालुद्दीन जी एक काम करो, इस रणथंबोर दुर्ग के आगे एक प्लॉट काट दो और घर बना लो। शर्म आने की बात है, 5 महीने 6 महीने हो गए और इस एक छोटे से किले को नहीं जीत पा रहे हो। तब जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, पूरा जोर लगा दिया, नहीं जीत पा रहा हूं। क्यों नहीं जीत पा रहे थे? क्योंकि अंदर था कौन सा देव? हमीर देव ने बड़ा कुशल नेतृत्व कर रखा था, तो वो उनको भेद नहीं पा रहे थे। तो बच्चा लोग, जलालुद्दीन खिलजी को जब गुप्तचर आकर कहा, तो गुप्तचर ने यह भी कहा कि तुमने यहां पर इतना समय बिता दिया और उधर दुश्मन हमारे साम्राज्य सीमा को हड़प रहे हैं। तब जलालुद्दीन खिलजी ने और ताकत लगाई जीतने में, किसको? पर जीतने में क्या रहा? असफल। तब उसने परेशान होकर अपनी सेना को इकट्ठा किया। क्या किया? और मन ही मन में कहा, जीत तो पाऊंगा नहीं, एक बढ़िया बात फेंक देता हूं और वापस चला जाता हूं। किधर? दिल्ली की तरफ। अब ऐसे तो सीधा जाए तो बेइज्जती हो जाए, क्योंकि वो दिल्ली का यानी हिंदुस्तान का सुल्तान था। तो उसने कहा, कुछ ऐसी बात कह देते हैं ताकि सैनिक मेरी बुराई नहीं करे। तो सभी सैनिकों को इकट्ठा किया, सैनिक इकट्ठा हुए और सैनिकों का कहा, सैनिकों, उसने एक अपनी दाढ़ी में से क्या तोड़ा और कहा, देखो सैनिकों देखो। तो सैनिकों ने कहा, नहीं दिख रहा है। तो कहा, अरे ये एक सच्चे मुसलमान की दाढ़ी का बाल है। तो कहा, अच्छा आगे बोलो। तो कहा, अगर इस मैं सच्चे मुसलमान के एक बाल को बाजार में बेचने जाऊं तो ऐसे ऐसे 10 किले आ जाए। कितने किले? 10 दुर्ग आ जाए। तो बताओ, इस दुर्ग को हम जीत कर क्या करेंगे? चलो दिल्ली। तब एक सेनापति ने कहा, फेंक रहा है। आपके जैसे ही वहां पर सब सैनिक हंसे और उस सेनापति ने कहा, आने वाले लोग जब तेरा इतिहास पढ़ेंगे तो ऐसे ही हंसेंगे, फेंको कहीं का। यानी जब जीतने में असफल रहा तो दुर्ग के बारे में ये कहा कि ऐसे 10 किलो को मैं सच्चे मुसलमान के दाढ़ी के बाल के बराबर भी, ये कहकर घेरा उठाया और चला गया कहां? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से लिखो। फटाक से लिखिए। सर आप खतरनाक और धुआंधार हो। अरे मैं कहां हूं खतरनाक और धुआंधार? फटाक से लिखिए, सीधा लिखो पॉइंट। हेडिंग वो आपने डाल लिया ना, लिखो। 1290 91 में जलालुद्दीन खिलजी ने कौन सा अभियान किया रे? रणथंबोर अभियान किया। रणथंबोर अभियान किया। फिर दूसरे पॉइंट में लिखोगे, जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर दुर्ग की क्या कुंजी कहे जाने वाले कौन से दुर्ग? जैन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? जैन दुर्ग पर आक्रमण किया तथा सेनापति कौन सा? गुरुदास सैनिक को पराजित करके अधिकार किया। अगले पॉइंट में लिखोगे, जलालुद्दीन ने
ने रणथंबोर दुर्ग की क्या की? घेराबंदी की, किंतु हमीरदेव की श्रेष्ठ किल्लेबंदी को वह भेद नहीं पाया, तब ये कहकर घेरा उठाया। ये कथन याद रखना, वेरी मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट। मैं ऐसे 10 दुर्गों को सच्चे मुसलमान की दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता, बराबर भी नहीं समझता। लिख लीजिए फटाक से। ये कथन किसका था रे? जलालुद्दीन का। फटाक से लिखिए। फटाक से लिखिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फटाक से लिखो सभी। चलो, लिख लिया? अरे लिख लिया क्या? अब देखो, जब ये घेरा उठा रहा था ना, ये कहकर कि मैं एक दाढ़ी के बाल के बराबर भी नहीं समझता ऐसे 10 किलो को, तब एक सेना नायक ने कहा, बेटी का बाप, इस दुर्ग को जीत कर चल, वरना आने वाले इतिहास में लोग तेरे नाम पर हंसेंगे कि एक दिल्ली का सुल्तान, हिंदुस्तान का सुल्तान, एक छोटे से जागीर के गढ़ को जीत नहीं पाया। तो उस सेनापति का नाम भी याद रखना है जिसने सलाह दी कि घेरा नहीं उठाना है। लिखो, नोट लगाकर लिखो, अहमद चाप। कौन सा चाप? अहमद चाप नामक, अहमद चाप नामक सेनापति ने घेरा नहीं उठाने की क्या दी? सलाह दी। कंप्लीट। फिर लिखोगे एक पॉइंट, जलालुद्दीन का रणथंबोर अभियान क्या रहा? बहुत बढ़िया, रणथंबोर अभियान असफल रहा। फटाक से लिख लो, असफल रहा। और ये चला जाएगा कहां? दिल्ली। अब दिल्ली के अंदर इसका एक भतीजा होगा। फटाक से लिखो। क्या बात है, बहुत बहुत आभार आपका सर। मेरी मम्मी भी आपकी क्लास को इंटरेस्ट के साथ सुनती है। क्या बात है। चलो, फटाक से लिखिए। बहुत बढ़िया, आवाज नहीं रहे। लिखो, बिल्कुल आप भी अच्छे से पढ़ाई करो, वरना आपके साथ भी ऐसा ही होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर नहीं, पहली बात तो होगा ही नहीं ऐसा। क्योंकि इंडिया का
जो सेक्स जनरेशन है, रेशियो जो है वो काफी बिगड़ा हुआ है, लिंगानुपात, है ना। जैसे राजस्थान के लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 928, बौतर आज भी पितर है ना। तो सावधान रहे, आप कौन से डाटा में सम्मिलित होना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड। हाँ, पितर बनना चाहते हैं तो 72 से 73 होगा, और अगर नहीं बनना चाहते हैं तो धुआंधार और खतरनाक क्या करो, पढ़ाई करो, युद्ध नहीं पढ़ाई करो। अब लिखो फटाक से एक पॉइंट, समझा दूं पहले। देखो अब इधर देखो, फास्टली थोड़ा फास्ट समझाऊंगा, आवाज नहीं, आप मत बोलो। इधर देख लो, अरे रेशियो कुछ नहीं बेटा, गिरा है। इधर देखो, अब सुनो, मुझे ये बताओ, जलालुद्दीन खिलजी असफल अभियान करके कहां गया रे? अब दिल्ली गया, और दिल्ली के अंदर जब जलालुद्दीन खिलजी गया तो इसका एक भतीजा था जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अब सुनना, दो रिश्ते थे, जलालुद्दीन के दो रिश्ते अलाउद्दीन के साथ, और अलाउद्दीन के रिश्ते जलालुद्दीन के कितने, दो रिश्ते दोनों मेंटेन कर रहे थे। अब अलग अलग लिख देता हूं वरना तुम अभी पता नहीं मेंटेन करते करते डापा चूक हो जाओगे। एक कौन सा, जेके, दूसरा। अब पहली चीज तो जेके यानी जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन के लगता था चाचा। क्या लगता था? तो ये क्या लगेगा? बहुत बढ़िया। कौन सा तीजा? बहुत बढ़िया। अब सुनना, जब भतीजा धीरे 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 क्या हुआ, बड़ा हुआ, तब भतीजे का विवाह कर दिया किसने? अपनी पुत्री से। किससे? तो अब जलालुद्दीन बन गया एक, बना कि नहीं बना? ये क्या बना? दामाद। अच्छा, दादाद नहीं, दामाद। बीच में से मां गायब हो गया, दामाद बन गया। तो देखो रिश्ते कितने दोनों तरफ से मेंटेन हो रहे हैं, एक चाचा और ससुर, और इधर एक भतीजा। और अच्छे से सुनते रहना, फास्टली समझाऊंगा पर सुनते रहना। अब देखो, जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया, तो जलालुद्दीन खिलजी हिंदुस्तान का क्या था? सुल्तान था। और उसकी लड़की का विवाह हुआ किसके साथ? अलाउद्दीन के साथ। तो जिस लड़की के पिता हिंदुस्तान के मालिक हो, वो छोरी किसी से डरेगी? नहीं डरेगी। छोरी थी धुआंधार और खतरनाक। अलाउद्दीन खिलजी को भरे दरबार में सिणपट मारती थी, यानी भरे दरबार में बेइज्जती करती थी। किसकी? अलाउद्दीन परेशान हो गया, और अलाउद्दीन ने एक दिन अपनी बेगम को कमरे में ले जाकर कहा, देख मोहतरमा, हाथ जोड़ रहा हूं, तुझे 4 ठोकनी 6 ठोकनी इस कमरे में ठोक दे मेरे, सभी के सामने इज्जत के कांकरे कर रही है। तब बेगम ने कहा, बात तो आपकी इज्जत है क्या? तब सुल्तान ने कहा, अरे थोड़ी थोड़ी तो है, कम से कम हमारे मित्रों के सामने हमारी बेइज्जती मत करो, हमारे मित्र कहते हैं जोरू का गुलाम, तो समझा करो। तो कहा ठीक है, प्रॉमिस, अब नहीं मारूंगी, नहीं आपकी बेइज्जती करूंगी। तो कहा बाहर चले? तो कहा चलो। तो बच्चा लोग बाहर गए, दरबार वहां खींच के और मारे। परेशान हो गया अलाउद्दीन किससे? बेगम से। अब बेगम डरे किससे? पापा हिंदुस्तान के सुल्तान। आगे अगर शिकायत जाए तो पापा सीधा रिजेक्ट कर दे। तो परेशान हो गया। कौन सा दिन? तो अलाउद्दीन क्या करता है बच्चा लोग, अब आगे आप इंडियन हिस्ट्री जब भी पढ़ोगे तुम्हें पता चल जाएगा, पूरा मैं नहीं बताऊंगा ना, पहले सुन लो अच्छे से। कुछ नहीं हुआ, अलाउद्दीन क्या करता है, परेशान हो जाता है अपनी बेगम से, तो बाहर जाता है। तो बाहर क्या, उसे एक ये समझ लो कि फेसबुक आईडी पर एक फ्रेंड बन गई, और फ्रेंड से फिर बात आगे बढ़ी, प्रेमिका बन गई। क्या बन गई? अब चोरी छिपे अलाउद्दीन अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था शाम को। अब जाता हर 2 दिन 4 दिन बाद, तो बेगम को कहकर जाता, हम गोपनीय युद्ध अभियान पर जा रहे हैं। तो बच्चा लोग
सुनो, अब फिर वही बात, फिर मैं नहीं समझाऊंगा। तो बेगम ने कहा ये क्या बात हुई यार, हर 4 दिन 5 दिन बाद ये ऐसा कौन सा अभियान करके आते हैं कि रात को अभियान सफल और सुबह वापस दरबार में। तब बेगम ने कहा दाल में कुछ काला है। तो एक दिन वो बेगम जो थी, शहजादी थी सुल्तान की, किसकी, जलालुद्दीन की, वो पीछे पीछे गई और पता किया, पूरा पता चल गया, आ गई वो वापस दरबार में। फिर अलाउद्दीन भी सुबह आ गया और फिर उस बेगम ने अपने कुछ सैनिक भेजे और उस प्रेमिका के सटूड़े बाल पकड़ के बुलाया, कहां, दरबार में बुला दिया। अब दरबार में बुला दिया बच्चा लोग, और दरबार में बुलाया और फिर बुलाया अलाउद्दीन को, कहा अलाउद्दीन इधर आओ। तो अलाउद्दीन दरबार में उपस्थित हुआ, कहा जी बताइए। तो कहा रात को कहां थे? तो कहा अभियान पर थे। तो कहा कौन से अभियान पर? कहा कोई खतरनाक अभियान था। तो कहा उस समय उस बेगम ने उस प्रेमिका को पेश किया, ये कौन है? अलाउद्दीन ने देखा, ऐसे देख के कहा जानता ही नहीं हूं कौन है। अगर अलाउद्दीन रिप्लाई कर दे तो फंस जाए। अलाउद्दीन ने कहा नहीं, बिल्कुल ही नहीं जानता। अलाउद्दीन ने कहा कौन हो बहन? तो बच्चा लोग, अब बेगम ने अलाउद्दीन के सामने उसकी प्रेमिका के सटूड़े पकड़ के ठोके, जूते मारे उसकी प्रेमिका को। तब बच्चा लोग, अलाउद्दीन ने कहा मारो और मारो इसको, कौन है? मैं नहीं जानता हूं। तो मतलब कहने का मतलब उसने सच्चाई नहीं बताई। पर बच्चा लोग, अलाउद्दीन की बेइज्जती पे बेइज्जती होती गई। तब अलाउद्दीन सहन नहीं कर पाया, अपने चाचा को कहा थोड़ा रहम कर दो, अत्याचार पे अत्याचार हो रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं संभला था, मेरी फीलिंगों को खत्म कर दिया किसने? हाँ, तो अब मुझे दिल्ली से प्लीज कोई बाहर छोटी सी जागीर का टुकड़ा दे दो। तब जलालुद्दीन ने कहा बात तो सही है, तुम मेरे भतीजे हो, तुम परेशान हो, तो एक काम करो, मैं तुम्हें कड़ा की जागीर देता हूं। कहां की जागीर? और ये कड़ा जो है वर्तमान में कौन से पी में है रे? अरे बोलो। तो अब अलाउद्दीन खुश हो गया। अलाउद्दीन ने कहा पाप कटा। किसका? जलालुद्दीन की पुत्री से जो पीछे पड़ी हुई थी, प्रताड़ित कर रही थी। तो उसने कहा नाम सिर्फ आप यही समझो शहजादी, तुम्हें नाम करके क्या फेसबुक पे सर्च करोगे? बेटे पूरी चीज बताओ। मैं वो समाचार पत्र वाले मीडिया वाले नहीं होते कि हाँ जी आपको डूब कर कैसा फील हुआ, वैसे कर रहे हैं। तो बिल्कुल जलालुद्दीन खिलजी ने कड़ा की जागीर दी। तो अलाउद्दीन चला गया कहा? बिलाड़ा नहीं, कड़ा। कड़ा चला गया और कड़ा गया। तब बच्चा लोग, बेगम ने कहा मैं भी चलूंगी। तब अलाउद्दीन ने कहा नप, तुझे नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तो प्रेमिका को लेकर जाऊंगा। बिल्कुल अपनी प्रेमिका को लेकर कहां चला गया? कड़ा। अब सुनो, वहीं पर वो एक अभियान करेगा, देवगिरी अभियान, जो इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे। और देवगिरी अभियान से अथाह भंडार खजाना मिलेगा किसको? अलाउद्दीन को। और अलाउद्दीन ये अभियान छुप के करेगा किससे? जलालुद्दीन से। जब जलालुद्दीन को ये बात पता चलेगी कि अलाउद्दीन ने छुपकर यह अभियान किया है, तो जलालुद्दीन जी कहेंगे कि देख अलाउद्दीन, तूने जो खजाना लूटा है उसको शाही खजाने में जमा कराते। तो अलाउद्दीन ने कहा बिल्कुल जमा कराऊंगा, पर तुम्हें आना पड़ेगा कहां? कड़ा। तो बच्चा लोग, जलालुद्दीन भोला था, वो चला गया कहां? कड़ा। साथ में था अहमद चाप। अहमद चाप ने जलालुद्दीन को कहा मत जा भाई, मत जा, वो तुझे चाप देगा, यानी मार देगा। यह अलाउद्दीन का षड्यंत्र है। तब जलालुद्दीन नहीं माना और बिल्कुल कड़ा गया। तब अलाउद्दीन ने षड्यंत्र रचकर जलालुद्दीन की क्या कर दी? और क्या बन गया? दिल्ली का सुल्तान। तो सुल्तान तो बहुत बने, बादशाह तो बहुत बने, पर अलाउद्दीन जितना खूंखार और उपलब्धियां हासिल करने वाला कोई सुल्तान नहीं बना।
तो दिल्ली की तख्त पर बैठने वाले एक तो बादशाह प्रसिद्ध हुआ और एक सुल्तान प्रसिद्ध हुआ। सुल्तानों में जो हुआ वो हुआ अलाउद्दीन खिलजी, और बादशाहों में जो प्रसिद्ध हुआ मुगल सम्राट अकबर। कंप्लीट ना? पिछले वाले हुए वो ठीक ठाक है कि हुए हैं, पर सबसे ज्यादा ख्याति इन्होंने बटोरी। कंप्लीट ना? लिखो फटाक से, सीधा लिखो आप 1200, फटाक से लिखो। हाँ देखो, बलबीर कह रहा सर आप वही थे क्या? बिल्कुल, तभी तो मैंने ये लिखा है, आपको बता रहा हूं। फटाक से लिखो। क्या बात है विनय जयपुर वाला, सर आप जयपुर आओ ना कभी घूमने के लिए। नहीं भाई, वहां की घाटियां दुर्गम घाटियां है जयपुर की। बिल्कुल आएंगे, मस्त रहो। लिखो फटाक से। 1296 ईस्वी में, हाँ 96 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने, फास्ट लिखो थोड़ा। अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या की? जलालुद्दीन खिलजी की। फटाक से लिखिए, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की। क्या की? हत्या की, और क्या बना? सुल्तान बना। सुल्तान बना। हाँ जी, क्या उत्तर है आपके? बताइए, मेरे क्वेश्चंस का आंसर ही नहीं करते। कौन सा क्वेश्चन है आप जल्दी बताओ। हाँ फटाक से लिखो आगे। अब सुनो, सुन लो अच्छे से। अलाउद्दीन खिलजी कहाँ का सुल्तान बन गया? आप कहाँ का सुल्तान बन गया? तो सुनो, मैंने आपको बताया ना, सुल्तान तो खूब बने पर अलाउद्दीन जैसा कोई नहीं बना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान के सिंहासन पद पर बैठा था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि ग्रहण की। उसका एक सपना था। क्या था? सपना था। जैसे आप भी यहाँ पर बैठे हो तो मैं आपको कहता हूं ना, आपके भी ड्रीम है, आपके ड्रीमों से जुड़े हुए हैं फैमिली के ड्रीम्स। तो बच्चा लोग, अलाउद्दीन का भी सपना था और वो उस अपने सपने को पूर्ण करने के लिए रात और दिन प्रयास करता था। उसका सपना था सिकंदर ए सानी बनने का। सिकंदर नाम आ रहा है ना, महान सिकंदर हुआ जिसने संपूर्ण विश्व को जीता था। तो सिकंदर ए सानी बनने का, और सिकंदर ए सानी का मतलब वो संपूर्ण पृथ्वी को, विश्व को जीतना चाहता था। और संपूर्ण पृथ्वी और विश्व को कब जीत पाएगा? जब वो हद से भी ज्यादा क्या करेगा? युद्ध अभियान। क्या करेगा? बोलो। युद्ध अभियान करेगा, तभी तो वो सिकंदर ए सानी बन पाएगा, विश्व विजेता बन पाएगा। तो सुनो, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान बनते ही खूब सारे क्या प्रारंभ किए? युद्ध अभियान। बोलो कौन से अभियान? युद्ध अभियान प्रारंभ किए। और एक सेना भेजी कौन से? रात की तरफ, गुजरात की तरफ। तो हम कहेंगे अलाउद्दीन ने कौन सा अभियान किया? गुजरात अभियान किया। और गुजरात अभियान जो किया 1298-99 में किया। सुनो, ये है हमारा कौन सा थान रे? बोलो रे, कौन सा थान? राजस्थान। अब मैं अगर बात करूं कि दिल्ली कहां है, तो दिल्ली लगभग लगभग यहीं पर है, यही है ना। गुजरात कहां है? हाँ यहां पर। बेटे कह रहे हैं यहां पर है, ठीक है। ये गुजरात हो गया, दिल्ली ऊपर हो गया। अब सेना आ रही है कहां से? दिल्ली से। तो मुझे बताओ, दिल्ली से सेना आएगी तो क्या ऐसे होके आएगी? क्या ऐसे होके आएगी? सीधी की सीधी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर सीधी गुजरात की तरफ आएगी तो कौन से पुताना से गुजरना पड़ेगा? देखो हमेशा समझो, कौन से पुताना से? अब बच्चा लोग, दिल्ली से जो सेना आई वो कितने प्रकार की आई वो भी समझो। 2 प्रकार की। क्या? कितने प्रकार की?
दो प्रकार की, और दो प्रकार की जो सेना आई थी वो अच्छे से देख लो। एक तो थी शाही सेना। शाही सेना का मतलब अलाउद्दीन की खुद की सेना। और दूसरी जो सेना का प्रकार था वो था मंगोल सेना, यानी जो सैनिक जो थे उसमें कौन सी जाति के थे? मंगोल जाति के। तो सेना कितने प्रकार की हो गई? अब देखो अच्छे से, शाही सेना के नेतृत्वकर्ता जो थे वो कितने थे? एक का नाम था उल्लुग खां। कौन सा खां? दूसरे का नाम नुसरत खां। कौन सा खां? और ये कौन सी सेना है? मंगोल सेना के भी जो सेनापति थे वो कितने थे रे? दो सेनापति थे। एक था मोहम्मद शाह। कौन सा शाह? और एक था हबरू ही हबरू। कौन सा हबरू? के हबरू। कौन सा हबरू? तो बताओ सेना कितनी, नेतृत्वकर्ता कितने? बोलो पहली सेना कौन से प्रकार की? कितने सेनापति? फर्स्ट। दूसरा, दूसरी सेना कौन से प्रकार की? मंगोल सेना का सेनापति कौन सा? हबरू। अब ये सेना कौन से अभियान पर गई? कब गई थी? 98 और उस समय गुजरात का राजा था गेला ही गेला, कर्ण बागेला। कौन सा गेला? कौन सा गेला? कंप्लीट ना, हर चीज पढ़नी है। अब बच्चा लोग, शाही सेना और मंगोल सेना दिल्ली से रवाना हुई और जा रही थी कौन से रात में? गुजरात में। तब बच्चा लोग जा रही थी तो यहां पर था लोर ही लोर। कौन सा लोर? और जालोर में राजा तो थे सामंत सिंह। कौन से सिंह? पर सामंत सिंह का बेटा था धुआंधार और खतरनाक कान्नड़ देव सोनगरा। कौन था? और ये कान्नड़ देव सोनगरा भी जो था ये क्या था? चौहान। पर ये चौहान थे कौन से? लोर के। अब बच्चा लोग, कान्नड़ देव सोनगरा को पता चला कि हमारे साम्राज्य से कहां की सेना गुजर रही है। तो बिल्कुल कान्नड़ देव सोनगरा आया और कहा स्टॉप, कहां जा रहे हो? सो योर लाइसेंस प्लीज, बिकॉज योर गाड़िया इज डीएल पासिंग। डीएल का मतलब दिल्ली पासिंग है। और ये कौन सा थान है? मतलब गाड़िया का मतलब यही, हाथी देखे, शाही सेना देखी तो कहा कौन हो, कहां से आए हो, किधर जा रहे हो और यहां से कैसे गुजर रहे हो। तो सेना ने कहा हम है कहां की सेना? और किसकी सेना? एक एक की सेना। जा रहे हैं कौन सी रात? किसके विरुद्ध? कर्ण बागेला के विरुद्ध। और हमें गुजरने दो कौन से? लोर से। तब बच्चा लोग, कान्नड़ देव सोनगरा ने कहा, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, तुर्कों की जो छवि थी राजपुताना के राजाओं के अंदर वो खराब थी, क्योंकि तुर्क जाति के सैनिक जो थे हिंदुओं पर बहुत कहर ढाते थे। तो कान्नड़ देव सोनगरा ने कहा ये कोई नाती का बाड़ा, चुपचाप गाड़ी वापस घुमाओ, साम्राज्य के अंदर अगर पैर रखा तो टांगड़िया तोड़ दूंगा। यानी शाही सेना को अपने साम्राज्य से गुजरने। शाही सेना वापस यू टर्न हुई। यहां पर था वाड़ ही वाड़, मेवाड़। अरे कौन सा वाड़ रे? और मेवाड़ के राजा थे मर ही मर। कौन से मर? समर सिंह। कौन से सिंह? याद है ना, मैंने पहले ही बताया था। हाँ बिल्कुल, समर सिंह जो थे, ये समर सिंह जी कहां के राजा थे? अब शाही सेना बेचारी पहुंची कहां? मेवाड़। तो मेवाड़ के समर सिंह जी के थे। समर सिंह जी ने कहा स्टॉप, कहां से गुजर रहे हो? तब कहा आप तो जाने दो जालोर, सॉरी गुजरात। तब कहा अगर मेरे साम्राज्य से जाना है टैक्स देना पड़ेगा। तो बच्चा लोग, समर सिंह जी ने भी क्या वसूला? कर वसूला। क्या वसूला? और ये कर भारी पड़ेगा समर सिंह के पुत्र रावल रतन सिंह पर, क्योंकि ये सेना जब वापस दिल्ली जाएगी ना तो पूरी बात बताएगी सुल्तान को कि मेवाड़ का समर सिंह जो था उन्होंने हमसे क्या वसूला?
कर, तब सुल्तान कहेगा अब चित्तौड़ की खैर नहीं। तो कभी भी कोई भी अभियान होता है तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। अब कारण पता चला कि नहीं चला? तो सुनो, अब समर सिंह को कर देकर सेना पहुंची कौन सी रात? पर देखो कान्नड़ देव कितने सतर्क थे। कान्नड़ देव ने दुश्मनों की पूरी प्लानिंग जान ली। कहा था कि नहीं कहा था? कहां से आए हो, किधर जा रहे हो, क्या करोगे और किधर जाओगे। तो वो बोले थे बेचारे उल्लू गुड़ नुसरत मोहम्मद सार के अबरू का, दिल्ली से आए हैं, गुजरात जाएंगे, गुजरात को जीतेंगे, खजाना लूटेंगे, खजाने को लेकर जाएंगे कहा। तब कान्नड़ देव ने कहा हम लूटे हुए खजाने को लूटेंगे, तुम आओ वापस, मन में कहा। तो सुनते रहना अच्छे से। अब अच्छा लोग, दिल्ली की सेना गई कौन सी रात? फोड़ा दे धमाधम किसको, और फिर लूटा कौन सी रात को? सोमनाथ मंदिर सुनते हो ना, सोमनाथ मंदिर से अथाह भंडार खजाना मिला कौन सी सेना को? शाही सेना और मंगोल सेना को। अब ये खजाना लेकर जा रहे थे, बोलो कहां? दिल्ली जा रहे थे बच्चा लोग। तब बीच में आया रोही ही रोही। तो बच्चा लोग पहले बताओ, युद्ध के अंदर क्या लड्डू बढ़ते हैं? क्या क्या चलती है? तलवारें चलती है। तो बिल्कुल शाही और मंगोल सैनिक भी क्या थे? घायल थे। तो सैनिकों ने कहा एक काम करते हैं, आज सिरोही में रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और जो खजाना लूट कर लाए हैं थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। तो अब बताओ, सेना रुकी कौन सी रोही में? थोड़ी ही दूरी पर कान्नड़ देव ऐसा दूरबीन लगाकर देख रहा था इस सेना को। दूरबीन का मतलब घात लगाकर बैठा था, और उसका एक सेनापति ऐसे खड़ा था, और कान्नड़ देव जी को कह रहा था जाऊं क्या, ठोकने जाऊं क्या? तो कान्नड़ देव ने कहा अरे भाई रुक जा, कि नहीं बिगन करूंगा। तो कहा रुक जा भाई, जब मैं कहूं ना तब जाना। तो बच्चा लोग, कान्नड़ देव ने कहा अभी तो सेना बैठी है आराम से, पहले इनकी एक्टिविटी यानी गतिविधि पर नजर रखते फिर जाता है। तो बच्चा लोग, एक तरफ बैठे मंगोल सैनिक, एक तरफ बैठे शाही सैनिक। तब मंगोल सैनिकों ने कहा शाही सैनिकों को कि जो खजाना लूट कर लाया है थोड़ा थोड़ा बांट लेता है। तब शाही सैनिक के सेनापति कौन से खा ने सुनाकर कहा कौन से सा को और कौन से हबरू, जो सेनापति थे कौन सी सेना के? उल्लू खान ने मंगोल सेना को सुनाकर कहा मैंने गुजरात अभियान पर 40 सैनिकों को मारा है, इसलिए लुटे हुए खजाने में से 20% मेरा। तब नुसरत ने कहा मैंने 50 मारे हैं तो 50% मेरा। तब मोहम्मद साहब के हबरू ने कहा हम तो वहां क्या मार रहे थे। तो बच्चा लोग, जैसे ही ये बात कही तो मंगोल सैनिक और शाही सैनिक खजाना बांटने के लिए लड़ने लगे। तब कान्नड़ देव ने कहा अब जा भाई तू। तब उसने भाई साहब दौड़ा। तो वो दौड़ मतलब आक्रमण करने गया कान्नड़ देव का सेनापति। तब कान्नड़ देव के सेनापति को कान्नड़ देव ने कहा देखो आधे सैनिक तो दोनों को फोड़ोगे, शाही और मंगोलों को, और आधे सैनिक एक तरफ पड़ा है कौन सा जाना, खजाने को, लूटे हुए खजाने को लूट कर लेकर आओ। और उल्लू और नुसरत बॉलीवुड का बाद में गीत गाएंगे, कौन सा गाएंगे बाद में बताऊंगा। तो बच्चा लोग, अब भागा वो भाई जेता देवड़ा। पहले तो लूटा क्या, आधा खजाना लूटा। आधा खजाना लूटकर अपने सैनिकों को दिया, का ले जाओ कौन से लोर, कान्नड़ देव जी को दे देना और कहना डना डन। अब मैं थोड़ा मुक्के ठोक के आता हूं, किनके, और दोनों को दे धमाधम फोड़ा कौन सी लोर के सैनिकों ने, और फिर वापस भाग गए। और ऐसा हमेशा होता है कि दो लड़ते हैं तब तीसरा फायदा किसने उठाया, कान्नड़ देव। अब कान्नड़ देव के सैनिक जब भाग रहे थे बच्चा लोग, तब बच्चा लोग सुनना अच्छे से, भाग रहे थे तब भागते हुए सैनिकों पर नजर पड़ी किसकी,
तो मोहम्मद शाह ने कहा ले गए क्या खजाना। तब मोहम्मद शाह लड़ता लड़ता बाहर आया और आगे देखा तो खजाना आधा ही था। अब मोहम्मद शाह ने कहा अब इस खजाने को बांटेंगे, आधा तोड़ा इताक आएगा और कुछ होने वाला। मोहम्मद शाह ने कहा उल्लू नुसरत बेरे में पड़ो तुम, यह मैं लेकर भाग जाऊंगा। तो सुनो, अब अच्छे से यहां पर पॉइंट को नोट करना है। कौन सी सेना का सेनापति, कौन सा शाह ने कौन सा खजाना लूटा? गुजरात का आधा खजाना लिया और यहां से भागा। पर भागा पर उसका एक परम मित्र था, कौन? क्या यार इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तब मोहम्मद शाह ने भागते हुए इशारा किया क्या हबरू आजा, ये देख। तो हबरू ने कहा चल। तो बच्चा लोग उनके पीछे मंगोल सेनानायक भी वहां से भाग गए। अब उल्लू और नुसरत आपस में लड़ रहा है कि 20 वो कह रहा 50। तो तभी नुसरत ने कहा वो मोहम्मद नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर वो रुकते हैं, तब तक वहां पर न तो खजाना बचता है, ना मोहम्मद शाह बचता है, ना। तो यहां पर देखो 2 पॉइंट आ रहे हैं। आधा खजाना लूटा कौन से लोर ने? आधा खजाना लूटा मंगोल सेना के कितने सेनापति? मोहम्मद शाह और। अब मंगोल सेना के सेनापति इस खजाने को लूट कर जाएंगे देवों के देव हमीर देव के पास, और हमीर देव उन्हें क्या देगा? शरण देगा। और उल्लू और नुसरत अनलिमिटेड जूते खाकर पहुंचेंगे कहां? दिल्ली। सुल्तान इनको देखकर कहेगा तुम्हारे थोबड़े इतने सुजे हुए कैसे है? और गुजरात अभियान के बारे में क्या हुआ? तब उल्लू और नुसरत ने कहा गुजरात अभियान सफल करके आए। तो कहा बहुत खूब, खजाना लाओ। तो कहा है ही नहीं। तो कहा सुल्तान ने कहा सफल करके आए हैं, खजाना है ही नहीं। तो कहा पूरी बात तो सुनो। कहा सुनाओ। तो बच्चा लोग उल्लू और नुसरत ने पूरी बात, अरे भाई मैंने सोचा जोश आ गया भाई। तो सुनो सुनो, अब अच्छा लोग आगे क्या होता है? उल्लू और नुसरत अलाउद्दीन को कहता है कि पहले हमारी बात सुनो। का सुनाओ। तो कहा हम गए कौन से अभियान पर? अब तुम रिप्लाई करोगे, मैं पूछ रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। कौन से अभियान पर? तब हम गए कौन से पुताना से? और चलते गए और गए कहां? पर जालोर का राजकुमार था कौन सा देव? उसने अपने साम्राज्य से गुजरने। तो हम फिर गए वाड़ मेवाड़। और मेवाड़ के राजा कौन थे? उन्होंने भी हमसे क्या वसूला? और फिर हम जैसे तैसे करके पहुंचे कौन सी रात? गुजरात में ठोका कौन से गेला को? और हमने गुजरात को जीत लिया और गुजरात को तगड़े तरीके से लूटा। हम लूट कर वापस आ रहे थे और रुके हुए थे कौन सी रोही में? आराम करने के लिए। ऐसे नहीं कहेंगे कि खजाना बांटने के लिए। अगर ऐसे कह देते तो सुल्तान कहता खजाना तुम्हारे बाप का था जो बांट रहे थे। सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो उन्होंने कहा कि हम थके हुए थे, घायल थे, तो रुके थे आराम के लिए कौन सी रोही? सिरोही में रुके थे। तब घात लगाए हुए बैठा था कौन सा देव? आधा खजाना लूट कर ले गया कौन सा देव? और आधा खजाना हमारे कौन से सेनापति? पहला, दूसरा लेकर यहां से 9-2। तब सुल्तान अपने सिंहासन पर खड़े हो गया और कहा मेरे साम्राज्य में गद्दारों को एक रत्ती भर भी जगह नहीं है। पता लगाओ मोहम्मद शाह और के हबरू कहाँ है। पता लगाकर उन दोनों को मौत के घाट उतारो। तो बाद में बिल्कुल पता चला कि उन्हें शरण दी किसने? तो कहा जाता है कि अलाउद्दीन ने दिल्ली से कुछ गुप्तचर भेजे और कहा इन दोनों विद्रोहियों को लौटा दे। पर हमीर देव हटीले थे और हिंदुओं का एक ध्येय वाक्य है
शरण में आए हुए शरणार्थी को क्या देना? शरण देना। और याद करो, चाहमान, मां का मैंने मतलब भी बताया था। अतिथियों और शरण में आए हुए शरणार्थियों को शरण देने वाला, वही कहलाता है चाहमान। सही एक नहीं है? तो बिल्कुल कहा कि हमीर देव ने शरण दिए तो हमीर देव से मांगा तो हमीर देव ने देने से मना कर दिया। तब सुल्तान ने कहा अभियान करो। कौन सा? रणथंबोर अभियान। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कारण पता चला कि नहीं चला? अब ये कुछ विद्वानों ने बताया, दूसरे विद्वानों ने क्या कहा सुनना, कि नहीं 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 नहीं, ये कारण हुआ ही नहीं था। मोहम्मद शाह गुजरात अभियान पर गए ही नहीं थे। कारण उन्होंने दूसरा बताया, और दूसरा कारण धुआंधार और खतर। दूसरे विद्वानों ने कहा ये कारण नहीं हुआ था, कारण हम बता रहे क्या हुआ। कि बताओ क्या हुआ? क्या अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी। क्या थी? और बेगम का नाम था चिमना बानो। कौन सी बानो? और बेगम किसकी है? अलाउद्दीन की। पर ये नकटी थी। क्या थी? इसको चिमना बानो को प्रेम हो गया था मोहम्मद शाह से। कौन से शाह से? और कौन से शाह से रे? अब मोहम्मद शाह से प्रेम हो गया तो चिमना ने पहले तो प्रेम किया, और फिर चिमना ने कहा अब छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो नहीं आएगा, अब निकाह कर मेरे साथ। किसने कहा? चिमना बाई ने नहीं, चिमना बाई ने कहा। तो फिर चिमना बाई की जगह मम्मी बोल देता। कंप्लीट ना कि चिमना बाई ने कहा। चिमना पूरा लिख दूं वरना सावधानी हटी दुर्घटना। हाँ, अब पहले 1 मिनट के लिए रुको। चलो, हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस थे सर जी आप, क्या बात है। सुनो अच्छे से पहले। अब अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एक बात बताओगे, हिस्ट्री समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अच्छे तरीके से? रात को सपने में आने लगा हूं कि नहीं आने लगा हूं? आ रहा हूं ना? हाँ बिल्कुल आऊंगा, टेंशन मत लो। पर सुनो बच्चा लोग, मैं अभी भी कह रहा हूं, सुनो अच्छे से, बी सीरियस होके। जैसे हिस्ट्री को पढ़ रहे हो वैसे ही सभी सब्जेक्ट को पढ़ना। मैं स्पष्ट कहूंगा, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना, वरना हिस्ट्री को खूब पढ़ लिया, हिस्ट्री में पूरे नंबर लेकर आ गए, सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ो। कंप्लीट ना? इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान रखें। और हर सब्जेक्ट को, जैसे मैं देख रहा हूं कि जब मैं पढ़ाता हूं तो हर एक बच्चे का 100% कॉन्सेंट्रेशन, जो भी शब्द है, इंग्लिश थोड़ी वीक है क्योंकि देसी आदमी हो, कॉन्सेंट्रेट जो रहता है वो बोर्ड पर रहता है और समझ में भी आता है। तो हर सब्जेक्ट में अपना 100% एफर्ट दोगे ना? सिलेक्शन लोगे? माता पिता जो सपना देख रहे पूर्ण करोगे? बहुत बढ़िया, भटकना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। अब बच्चा लोग, चिमना बानो बेगम तो थी किसकी? अलाउद्दीन की। पर मैंने तुम्हें कहा थोड़ी नकटी थी, मोहम्मद शाह से प्रेम कर बैठी और मोहम्मद शाह को दिल दे बैठी। तो मोहम्मद शाह को कहा कि अब मैं तुम्हारी बेगम बनूंगी, सुल्तान को गोली मारो। तो बच्चा लोग, मोहम्मद शाह ने कहा कि अगर मेरी बेगम बनना है तो तू एक काम कर, सुल्तान कुछ ही दिनों बाद दिल्ली आने वाला है। कोई अभियान पर गया हुआ था सुल्तान, कहा कि इसको मौत के घाट उतार देना रात्रि के समय, जब वो मर जाएगा तो मैं दिल्ली का सुल्तान, तू मेरी बेगम। तो चिमना ने कहा आज आने दो, सुल्तान को आखिरी रात होगी। तो बच्चा लोग पहले ये बताओ, जिस सुल्तान का सपना विश्व विजेता बनने का हो, क्या दिल्ली के अंदर उसके गुप्तचर नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे।
बच्चा लोग जब मोहम्मद शाह और चिमना बानो छुप छुप के मिलते थे, पानी पतासे खाते थे। क्या खाते थे? तब सुल्तान के गुप्तचरों ने आईफोन 13 प्रो से सैपली ले ली, जेठालाल वाली। वो जेठालाल कहता है ना सेल्फी नहीं सैपली ले ली, कहता है कि बबीता जी आओ सैपली लेते हैं, है ना। तो वैसे ही मतलब गुप्तचरों को पता चल गया। तो सुनना, सुल्तान जब दिल्ली की तरफ आ रहा था तो इधर चिमना और मोहम्मद शाह ने क्या रचा षड्यंत्र, किसको मारने का? सुल्तान। तो बच्चा लोग, सुल्तान के जो गुप्तचर थे वो दिल्ली के बाहर जाकर सुल्तान को सावधान किया कि सुल्तान भाई रुक जा, तुझे नहीं जाना है। कहां? दिल्ली। तो सुल्तान ने गुप्तचरों को कहा क्यों नहीं जाना है? तो गुप्तचरों ने कहा देखो बात ऐसी है कि अगर हमने सूचना दी तो आप हमें मार डालोगे गुस्से से लाल पीले होकर, और अगर हमने सूचना नहीं दी तो तुम मारे जाओगे। तो सुल्तान ने कहा मैं मारा जाऊंगा, आप मारे जाओगे, समझ में नहीं आया, वापस बताओ। तो उन्होंने वापस बोलकर बताया तो कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप मुझे बात बताओ। तो सेनापतियों ने, गुप्तचरों ने कहा ये सुल्तान का भरोसा, पहले वचन लो इससे। तो सुल्तान को कहा कि वचन दो कि आप हमें मारोगे नहीं। तो सुल्तान ने बिल्कुल क्या दिया? वचन दिया। तो भी गुप्तचरों ने कहा थोड़े दूर खड़े हो जाओ, भरोसा नहीं है इसका। अब दूर खड़े हो गए गुप्तचर, और सुल्तान ने कहा बताओ, अब बताओ क्या संदेश लेकर आए हो। तब बच्चा लोग, अब एक गुप्तचर जो था वो दूसरे गुप्तचर को कह रहा था, ऐसे कंधे से मार रहा था कि तू बता। तो दूसरे ने तीसरों को कहा मैंने तू बता। तो ऐसे डर रहे थे क्योंकि वो सुल्तान था, संदेश ही ऐसा ही कुछ था। तो बच्चा लोग, तो कहा, सुल्तान ने कहा डरो मत, जो भी बात है बताओ। तो अब तुम बताओ, मारवाड़ी में बताऊं कि हिंदी में? तो गुप्तचरों ने कहा कि देख सुल्तान भाई, थारे घर में लोग बढ़गा है, तेरे घर के अंदर लोगों ने खिलवाड़ कर दिया। तो सुल्तान ने कहा मैं समझा। तो कहा कि चिमना बानो और मोहम्मद शाह एक हो गए हैं, पूरी बात नहीं बताई कि एक हो गए हैं, और आज तुम्हें मारने का षड्यंत्र रचा किसने? चिमना ने। तो आप सावधान रहना। सुल्तान हंसने लगा और सुल्तान ने कहा मेरा सपना सिकंदर ए सानी बनने का है, और मैं इतना कमजोर सुल्तान नहीं हूं कि एक बेगम के हाथों से आप संदेश लाए हो, इसलिए तुम्हें अथा भंडार खजाना दिया जाएगा। तो अभी सैनी बन गया, ध्यान रख दे वो दो है। तो कहा मस्त रहो तुम। तो बिल्कुल सुल्तान दिल्ली गए, और दिल्ली गए तो आगे चिमना ने बढ़िया गुबाड़, जामुन, काजू, कतली सब खाना बनाया। हाँ, अरे गुलाब जामुन होता है, तुम यही तो बात है, पढ़ने में इंटरेस्ट लाओ। गुलाब जामुन बोलता तो तुम्हें मजा नहीं आता, गुबाड़ जामुन उबाल उबाल कर बनाए थे। तो बिल्कुल बच्चा लोग, यानी कहने का मतलब सुल्तान के लिए बहुत खाना तगड़ा वाला बनाया गया था। तो बच्चा लोग बिल्कुल सुल्तान गया तो चिमना ने कहा आओ जी खाना खाओ जी। तब सुल्तान ने कहा हम युद्ध अभियान से आए हुए थके हुए हैं, हमारी मुलाकात सुबह होगी। तो चिमना ने कहा चलो सुला देती हूँ। तो बिल्कुल कक्ष में गए, चिमना ने थप्पी देकर सुलाया किसको? सुल्तान को। अब चिमना ने मन ही मन में कहा सो जा सुल्तान, आज तेरी आखिरी रात है। सुल्तान ने सोने का ढोंग रचा और चिमना कंबल ओढ़ाकर चली गई। अब सुल्तान ने कहा सारा जो भी होने वाला है वो मेरे भीतर कक्ष में ही होने वाला है, और मुझे मारने का षड्यंत्र रचा जाएगा, तो मैं पलंग पर सो रहा हूं तो पलंग पर ही कुछ होगा। तो सुल्तान ने, याद रखना, सुल्तान कभी भी 2400 घंटे अपने पास एक चीज रखता था, कभी भी जुदा नहीं करता था, वो था अपना मुकुट, क्योंकि मुकुट में लगा हुआ था कोहिनूर का हीरा। कौन से नूर का? तो बिल्कुल मुकुट जस्ट सिराने ही पड़ा था। तो सुल्तान ने क्या किया, 2-3 जो तकिए थे उनको ऐसे सिस्टम से रखा और ऊपर क्या ओढ़ा दी? कंबल, चद्दर ओढ़ा दी और पास में रख दिया मुकुट। ऐसे
सेटिंग किया, मतलब जैसे लगे कि रियली में कोई व्यक्ति सो रहा है, और सुल्तान खंबे के पीछे जाकर ऐसा, अच्छा ठीक कर रहे हो, दूसरे खंबे के पास जाकर खड़ा हो गया। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? हाँ, पहले खंबे के पास नहीं हुआ, वहां पे छींक हो गई थी, तो सुल्तान दूसरे खंबे के पास जाकर खड़ा हो गया। अब मत करना भाई, 2 ही खंबे थे। तो बच्चा लोग सुनो, अब रात, आधी रात हुई, चिमना लेकर आई तलवार। पहले अपने जो पैरों में जो पायजेब थे, घुंघरू थे, उनको उतारे, क्योंकि चलती तो बोलते छम छम छम, हाँ छमा छम। तो बच्चा लोग पायजेब उतारी और वो गई महल के अंदर, कक्ष के अंदर। और आपको पता है, महिलाएं जो होती है, थोड़ा कोई ऐसे काम करना होता है तो उस काम को फुर्ती से करती है, सावधानी से नहीं करती, फुर्ती से, क्या फटाक से काम तमाम। तो बिल्कुल बच्चा लोग, चिमना गई और पहले चेक तो किया नहीं कि कौन सो रहा है, जाते ही ढेड़ ढेड़ 3 मारी और का काम तमाम। तभी सुल्तान पीछे से आया, क्या बजाते हुए? तालियां बजाते हुए, और कहा, चिमना तेरा बाप इधर खड़ा है, व्हाट आर यू डूइंग? तो चिमना ने कहा, आई एम जस्ट जॉकिंग। तब बच्चा लोग, सुल्तान ने कहा, यू आर नॉट सच ए जॉकिंग, यू आर टॉकिंग। तो बच्चा लोग सुनो, चिमना के हाथ में क्या था? तलवार थी। तो तलवार को ढाल बनाकर वो वहां से न दो, बाहर खड़ा था कौन सा? अपनी सेना को लेकर, कि क्या पता मेरी जरूरत पड़ जाए तो फिर मैं भी सीधा अटैक करूं। अब उधर महलों से चिमना फरारी की तरह दौड़ी हुई आ रही है, क्या लेकर? अब वो दौड़ी दौड़ी आई मोहम्मद शाह के पास। तो बिल्कुल बच्चा लोग, थोड़ी हाँप गई थी, सांस फूल गई थी, तो मोहम्मद शाह के पास पहुंची। तो मोहम्मद शाह ने कहा, मार दिया। तो वो ऐसे ऐसे कर ही रही थी, तो वो ऐसे कर रही थी, तो मोहम्मद शाह ने सोचा कि मार दिया। तब मोहम्मद शाह ने कहा, मैं बन गया दिल्ली का सुल्तान। तब चिमना ने कहा, काका जी पीछे आ रहे हैं। तब बच्चा लोग, मोहम्मद शाह ने चिमना को कबीर सिंह की तरह बुलेट पर बिठाया और दिल्ली से टड़ाऊ डाऊ करते करते, कौन से भोर आए रे? कौन से भोर? और शरण किसने दी? बोलो, पता चल गया ना? तो सुनो, आप कारण चाहे गुजरात अभियान वाला हो, चाहे कारण चिमना, और पर शरण किसने दी? कौन से देव ने? इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अभियान किया, कौन सा? बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? फटाक से छापो, लिखो फटाक से, अलाउद्दीन हमीर देव संघर्ष। अलाउद्दीन हमीर देव संघर्ष। फटाक से लिखिए, अलाउद्दीन हमीर देव संघर्ष। अलाउद्दीन हमीर देव संघर्ष, लिखो कारण। अलाउद्दीन हमीर देव संघर्ष, और कारण में पहला कारण लिखो, गुजरात अभियान के समय। कौन से अभियान के समय? गुजरात अभियान के समय। अरे बलवीर, मैं नहीं था भाई यार वहां पे। सर, आप उनके कक्ष में अगले वाले थंबे के पीछे छुपे हुए थे। लिखो फटाक से, क्या लिखा? गुजरात अभियान के समय। लिखो, गुजरात अभियान के समय मंगोल सेनापति कौन से शाह? मोहम्मद शाह व कौन सा? हब्रू। जो भी लिख रहे हो माइंड में बोल बोल कर लिखो, ताकि यहीं पर अच्छे से याद हो जाए। मोहम्मद शाह व के हब्रू ने
शाही खजाने को लूटा। शाही का मतलब वही दिल्ली का खजाना जो लेकर जा रहे थे गुजरात से। शाही खजाने को लूटा, शाही खजाने को लूटा और इन्हें शरण, और इन्हें शरण कौन से देव ने दी? हमीर देव चौहान ने दी। हमीर देव चौहान ने दी। लिख लिया। दूसरा कारण लिखो, बढ़िया स्वर्णिम अक्षरों में लिखोगे। मोहम्मद शाह, कौन सा सा, और बीच में माइनस लगाओगे, वो कपल के बीच में से आता है ना जोड़ाइते के अंदर। मोहम्मद शाह चिमना बानो प्रेम प्रसंग। कौन सा प्रसंग? प्रेम प्रसंग। बस इतना ही लिखोगे। फिर पिछली वाली घटना तो मेरी कही जो मैंने वो याद आ जाएगी। फटाक से लिख लो, चिमना बानो प्रेम प्रसंग। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब सीधा लिखो रणथंबोर अभियान। कौन सा अभियान? रणथंबोर अभियान। लिखो अलाउद्दीन खिलजी ने, सीधे पॉइंट लिख लो, मैं आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो है वो लिखा देता हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर अभियान पर उल्लू खां, कौन सा खां? उल्लू खां व कौन सा खां? नुसरत खां को भेजा। अब इनको भेजा तो भेजा, किंतु भेजा डाल के नहीं भेजा। रणथंबोर अभियान पर भेजा। लिखोगे रणथंबोर की सेना का नेतृत्व, रणथंबोर की सेना का नेतृत्व बोलो किसने किया रे? पहले भीम सिंह, हमने बाहर लिखे थे ना सेनापतियों के जोड़े, भीम सिंह व धर्म सिंह ने किया। कौन से सिंह ने? भीम सिंह व धर्म सिंह ने किया। फिर नोट लगाकर लिखोगे रणथंबोर अभियान पर। कौन से अभियान पर? रणथंबोर अभियान पर हमीर देव का सेनापति, हमीर देव का सेनापति भीम सिंह मारा गया। कौन सा सिंह? मारा गया। और सुल्तान का भी एक सेनापति मारा जाएगा। लिखोगे खिलजी का सेनापति, खिलजी का सेनापति कौन? नुसरत खां इस अभियान पर मारा गया, मारा गया। लिख लो जल्दी से। तो देखो दोनों के एक एक सेनापति मर रहे हैं। ओके ओके, बिल्कुल आगे लिखेंगे बड़े अक्षर, कोई नहीं। फटाक से लिखिए। लिख लिया? हाँ, थोड़ा फास्ट लिखे, थोड़ा इस बात को ध्यान रखें ताकि हम थोड़ा और फास्टली पढ़ सके। आप तक चीजें जितनी जाए मैं चाहता हूं जाए। कंप्लीट ना? लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ो। अब सीधा लिखो रणथंबोर का शाखा। रणथंबोर का शाखा यानी अब सुल्तान खुद विशाल सेना लेकर आएगा। लिखो रणथंबोर का
साका। साका कब हुआ था रे? 11 जुलाई 1301। और जुलाई याद नहीं हो तो गोली मार दो 1301, सीधा लिख दो, आवाज नहीं रहे, फटाक से लिखो, आवाज मत करो। हमीर देव चौहान वर्सेस कौन? बोलो, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। परिणाम में लिखोगे, परिणाम में लिखोगे किसकी विजय हुई? खिलजी की विजय। खिलजी की विजय। अब लिखोगे महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु फटाक से लिखिए। महत्वपूर्ण बिंदु में पहला पॉइंट लिखो, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी विशाल सेना लेकर सेनापति उल्लुक खां के साथ, देखो साथ में कौन आ रहा है? उल्लुक खां के साथ रणथंबोर पहुंचा। हाँ बिल्कुल, हिंदूवाट घाटी का जो युद्ध हुआ था देख लीजिए। एक बच्चे ने बहुत अच्छा शब्द पूछा है। देखो यहां पर कितने सेनापति है? उल्लुक और रणथंबोर की तरफ से लड़ने गए थे भीम सिंह। और इन दोनों की सेनाओं के मध्य जो युद्ध हुआ था वो कौन से स्थान पर हुआ था? हिंदूवाट घाटी नामक स्थान पर। आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको तो जो मारे गए उन्हीं को याद रखना है। लिखो आगे, उल्लुक खां के साथ रणथंबोर आया। कहां आया? रणथंबोर पहुंचा या आया, लिख लिया। लिखो, सुल्तान ने रणथंबोर दुर्ग की कौन सी बंदी की? घेराबंदी की। रणथंबोर दुर्ग की घेराबंदी की, लिख लिया। लिखो अगले पॉइंट में, किंतु इसी के अंदर लिख लो, चलो। किंतु हमीर देव की श्रेष्ठ किल्लेबंदी को भेद नहीं पाया। हमीर देव की श्रेष्ठ किल्लेबंदी को भेद नहीं पाया। लिख लिया। अगले पॉइंट में लिखो, खिलजी ने षड्यंत्र रचकर हमीर देव से समझौते का प्रस्ताव रखा। कौन से जोते का? समझौते का प्रस्ताव रखा। लिख लिया। कौन से जोते का? अब यहां पर गलती क्या हो गई थी सुनना। हमीर देव के पास समझौते का प्रस्ताव गया तो हमीर देव ने क्या किया? समझौते हेतु भेज दिया था रणमल और रत्तीपाल को। वो रणमल और रत्तीपाल जब समझौता करने गए तब अलाउद्दीन ने उनको लालच दे दिया। रणमल को कहा कि देख, इस रणथंबोर पर अधिकार करके मैं तुझे यहाँ की जागीर दे दूंगा, यहाँ का राजा बना दूंगा। और रत्तीपाल को कहा मैं तुझे दी ही दी बूंदी दे दूंगा। तो दोनों बिक गए और साथ दिया उन्होंने किसका? सुल्तान का। और बाद में बिल्कुल हमीर देव चौहान केसरिया धारण करेंगे और लड़ते हुए
वीर गति को प्राप्त होंगे जो पढ़ेंगे कल। सुनो, कल आपके छुट्टी नहीं है, क्लास है, कंप्लीट ना? ओके।